एक कैंडिडेट होता है जो कि पूरी मेहनत करता है, ईमानदारी से मेहनत करता है। वह इतना रिच नहीं है, वह इतना अमीर नहीं है कि वह जाके कोई पेपर को खरीद ले। और अगर वह अमीर होता भी है तो वह इतना खुददार है कि अपनी मेहनत पे पूरा भरोसा करता है और किसी भी परीक्षा को अपनी मेहनत के दम पे पास करने की क्षमता रखता है। लेकिन आज इस वक्त जब वो देखता है कि उसकी जो ईमानदारी है, उसकी जो मेहनत है, उसके ऊपर ऐसे लोग हैं जो कि पैसों के बदले पेपर को खरीद रहे हैं, उस नौकरी को खरीद रहे हैं, उस पोस्ट को खरीद रहे हैं, तो कितना कितना ज़्यादा यह दुर्दशा लगती है एक सिस्टम की, संस्थानों की, शिक्षा संस्थानों की, जहाँ पे इतनी पढ़ाई होती है, मेहनत करवाई जाती है बच्चों से, लेकिन बाद में जब उनको रिजल्ट इस तरह से मिलता है कि जहाँ पे मेहनत हुई है वहाँ पे रिजल्ट नहीं है, और जहाँ मेहनत है ही नहीं, जहाँ सिर्फ पैसे से आप पेपर लिए जा रहे हो, गड़बड़ियाँ हो रही है, लीक हो रहा है, वहाँ पर जो है पोस्ट मिल रही है, उनको जो है वैकेंसी का लाभ मिल रहा है। चीज़ें बहुत सारी हो रही है देश में। अभी भी 3 बड़ी एग्ज़ाम है जो रद्द भी हुई है, उनको री एग्जामिनेशंस के लिए भी कहा है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि आखिर अगर इस तरह से देश का भविष्य रहेगा, अगर इस तरह से जो बेरोजगार है, जो युवा है, वह इस तरह से अपनी पढ़ाई करने के बाद भी उनको वो मेहनत नहीं जो फल देगी, तो इस देश का भविष्य आखिर होगा क्या? क्या चीटिंग के बल पर हमेशा नौकरी लेना सही है? आप इंडिविजुअली उस चीज़ के लिए लाभान्वित हो सकते हैं, लेकिन आपने यहाँ पे समाज के लिए क्या किया? हम किसी भी पोस्ट पर बैठते हैं, बड़ी सी भी बड़ी पोस्ट पर हम बैठते हैं, तो वहाँ पर हमारे कर्तव्य रहता है, हमारी जिम्मेदारी रहती है कि हम जो है ना समाज की भी सेवा करें, समाज के लिए हम यहाँ पे काम करें। लेकिन अगर खरीदे हुए पेपर से अगर आप पास हो रहे हो, पैसे दिए हुए पेपर लीक के द्वारा आप में जो है आप क्षमता दिखा रहे हो, तो वहाँ पर न सिर्फ आपने अपना भविष्य अंधकार में डाला है, बल्कि आपके जो भी आपकी पोस्ट से जिनको भी लाभ होने वाला था, अब उनको भी वह लाभ नहीं मिलेगा। तो एक पेपर लीक, एक गड़बड़ी, एक भर्ती परीक्षा में धांधली होना कितना ज़्यादा नुकसानदायक होता है। और इसी वजह से यहाँ पर एक जो बिल है वह अभी उसकी अधिसूचना जारी हो गई है। यह बिल कितना काम करता है, कैसे काम करता है, किस प्रकार से इसमें आगे काम होता है, वह भी देखना होगा, क्योंकि अभी हाल ही में इतनी ज़्यादा धांधली परीक्षाओं में हुई है। बात करते हैं कुछ राज्यों की, तो कोई 1 या 2 राज्य नहीं है, 6-7 कुछ ऐसे टॉप स्टेट्स हैं जहां पर की चीटिंग का लेवल बहुत ज़्यादा हो गया है। बड़ी बड़ी परीक्षाएं रद्द हुई है, और इस तरह से भी मामले आए हैं कि जो पुरानी भर्ती परीक्षाएं थी, जिनको कि 4-5 साल हो चुके हैं, कैंडिडेट्स भर्ती वहाँ पे हो चुके हैं, पोस्ट में आ चुके हैं, प्रोविजंस निकाल चुके हैं, वह भी अब पकड़े जा रहे हैं कि उन्होंने पेपर को लीक करके, पेपर का पैसा उन्होंने जो है दे के वहाँ पे उस पोस्ट पर आए थे। तो देखने वाली ये चीज़ रहेगी कि किस तरह से ये जो बिल है वह काम करता है। फिलहाल जो है हम उस यह जो केंद्रीय सरकार ने एंटी पेपर लीक बिल जो 2024 है ये पास किया है, इसमें क्या है, यह जो बिल है पहले कब लागू हुआ था, और उसके बाद में इसको राष्ट्रपति का जो कंसेंट है वह कब मिली थी, और अधिसूचना है यह अब जारी हुई है। बहुत सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी इसमें बनते हैं, तो वीडियो को पूरा देखना। आपको बाद में कोई भी इस जो टॉपिक है इससे रिगार्डिंग कहीं और पर कुछ देखना नहीं पड़ेगा, तो आप जो है बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखना। अच्छा, जो ये एंटी पेपर लीक बिल 2024 है, वह उसकी जो अधिसूचना है वह 21 जून को आती है, और 22 जून 2024 से पूरे देश भर में यह कानून लागू हो जाता है। इस कानून का पूरा नाम है पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024। इससे पहले यह जो एक्ट है फरवरी 2024 में संसद के सामने आ चुका था, विधेयक बन के आ चुका था। यहाँ पर इसको जो है इसको पास भी किया गया था। 6 फरवरी 2024 को दोनों सदनों से, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से बहुमत से इस जो कानून है इसको पारित किया गया था, पास किया गया था, और उसके बाद में 12 फरवरी 2024 को राष्ट्रपति का जो सिग्नेचर है यहाँ पे इसको मिल चुका था, और ये जो विधेयक है यह कानून बन चुका था। लेकिन इसको लागू नहीं किया गया था क्योंकि ये केंद्रीय कानून है। यहाँ पे इसको अधिसूचना करके, इसको गजट के निकाल के ही, ऑफिशियल गजट निकाल के ही इसकी अधिसूचना जारी की जाती है, और तभी यह
देश भर में लागू होता है। अभी हाल ही में 21 जून 2024 को इसकी अधिसूचना निकाली गई है और यह देश भर में लागू हुआ है। इस कानून में क्या क्या है यह जानना बहुत ज़रूरी है। किस किस चीज़ को अनफेयर माना है, कहाँ पे क्या कितनी सज़ा बताई गई है, ये भी देखना ज़रूरी होगा। परीक्षाओं में गड़बड़ी करना, आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करना, OMR शीट जो होती है उसके साथ छेड़छाड़ करना, इस तरह से ये जो काम होते हैं ये करने पर आपको जो है 3 साल कम से कम सज़ा मिलेगी और उसके अलावा जो जुर्माना है वह 10 लाख तक का जुर्माना है। यहाँ पर जो शिक्षण संस्थान होते हैं उसके बारे में भी कुछ यहाँ पे फाइन लगाई गई है। क्यों लगाई गई ये जानिए। जो शिक्षण संस्थान होते हैं ना, यहाँ पर उनका मेरा जो मतलब है कि जो परीक्षा संचालन होते हैं, जो संचालन करते हैं परीक्षा का, यहाँ पर अगर उनके सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा कोई भी इशू आता है या वह दोषी पाए जाते हैं तो 1 CR 1 करोड़ तक का जुर्माना यहाँ इस एक्ट के तहत बताया गया है। साथ ही अगर कोई भी अवैध गतिविधि में सर्विस प्रोवाइडर्स मिलते हैं, दोषी पाए जाते हैं, तो जो परीक्षा की पूरी लागत होती है वह इन्हीं के द्वारा वसूली जाएगी। तो क्या इससे पहले जब यह एक्ट लागू हुआ है, अधिसूचना हमारे पास आई है, इससे पहले क्या कोई भी एंटी पेपर लीक कानून था ही नहीं क्या? नहीं, एंटी पेपर लीक कानून होता है, था, लेकिन वह इतना मजबूत नहीं था। अगर मजबूत होता तो क्या आज देश में इतनी ज़्यादा परीक्षाएं जो हो रही है उसमें धांधली होती? अगर मजबूत होता तो क्या इतने पेपर लीक होते? नहीं, यह मजबूती बिल्कुल भी नहीं थी। स्पेशली जो बड़े लेवल के एग्जामिनेशंस होती है वहाँ पर तो बिल्कुल भी यहाँ इसका होता ही नहीं था। अभी जो है इस कानून के तहत कुछ परीक्षाएं जो है इनके दायरे में आई है। वह कौन कौन सी है वह मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले है UPSC, जो देश की सबसे बड़ी परीक्षा में आती है, यह जो है इस दायरे में आ गई है, इस कानून के दायरे में आ गई है। UPSC से रिलेटेड कोई भी यहाँ पर चीज़ें होती है, गतिविधियाँ होती है, गड़बड़ियाँ होती है, तो यह जो कानून है इस पर लागू होगा। दूसरी रहेगी रेलवे भर्ती बोर्ड की, जिसको कि हम RRB बोला जाता है यहाँ पे। तीसरी जो है बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान, जो IBPS जहाँ जिसको बोला जाता है। कर्मचारी चयन आयोग SSC जो परीक्षा होती है वह भी इस कानून के तहत आएगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, अभी हाल ही में जो NTA का जो गड़बड़ियों वाला हुआ था वह भी इस जो यह कानून है इसके दायरे में आएगी। केंद्रीय मंत्रालय की जो जितनी भी भर्तियां होती है, विभागीय भर्ती होती है, वह भी इस कानून के दायरे में आएगी। अच्छा, अब ये है कि क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि क्या इससे पहले कोई कानून नहीं था या कानून था, तो कानून था लेकिन ठोस मजबूत कानून नहीं था। अभी जो इसके दायरे में जो चीज़ आ गई है और यहाँ पर जो दोषी पाए गए हैं किसी भी गतिविधि से, कौन सी गतिविधियां हैं, कौन से अनफेयर मीन्स है, उसको मैं आगे यहाँ पे इसी वीडियो में बताऊंगी। आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरी जानकारी आपको लेनी है। अब यहाँ पे जो सजा का प्रावधान है वह है संज्ञेय, यह चीज़ मानी जाएगी। और यहाँ पे नॉन बेलेबल, यहाँ पे किसी भी प्रकार से इनको बेल नहीं मिलने वाली है। तो अगर आप किसी भी तरह से इसमें फंस जाते हैं तो आप भूल जाइए कि आप जो है जेल से कभी बाहर आएंगे भी, और आपको कभी भी किसी भी तरह की बेल यहाँ पर मिलेगी। तो यह संज्ञेय है और नॉन बेलेबल यहाँ पर यह कानून बताया गया है। चलिए अब क्विक पॉइंट्स जान लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि इस जो गतिविधि है उसके दायरे में आती है। तो पहला पॉइंट है पेपर लीक करना, ठीक है, यह तो सबसे बड़ी चीज़ है कि पेपर लीक कर लिया। दूसरा है कि OMR सीट होती है, आंसर सीट होती है, उसको बिना परमिशन के अपने पास रखना। एग्ज़ाम में चीटिंग करना, या जैसे होता है ना कि पूछना, बात करना, सपोर्ट करना, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, जो नॉर्मली ह्यूमन बीइंग के जैसे करते हैं, वह सारी चीज़ें भी अगर आप इसमें भी पकड़े जाते हो तो आप जो है यहाँ पे इन गतिविधियों के अंतर आ जाओगे। जो सरकारी एजेंसीज होती है उनके मानक होते हैं, कुछ जो तय किए जाते हैं, उनके साथ उल्लंघन करना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किसी की भी यहाँ पे कैंडिडेट की मदद करना, और यह भी एक इस गतिविधि के अंदर आ रहा है। ड्यूरिंग एग्जाम कंप्यूटर सिस्टम से छेड़खानी करना, या तो नेटवर्क के साथ छेड़छाड़ करना, या तो फिर डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़ करना, सिक्योरिटी मानक का उल्लंघन करना, साथ ही जो सीट है कैंडिडेट की जो जिसको दी गई है, जो रोल नंबर है, उसके अलावा आप दूसरी सीट पर बैठ रहे हो, वह भी एक उसी गतिविधि के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से एडमिट कार्ड, फर्जी एडमिट कार्ड बनवाना बहुत ज़रूरी चीज़ है ये, कि पता भी नहीं चलता है, नकली वेबसाइट्स होती हैं, नकली एडमिट कार्ड्स होते हैं, और यहाँ पर इस तरह से ये जो एग्जामिनेशन है वो करवाए जाते हैं।
तो अभी जो माफिया लोग हैं जो कि इस चीज़ को कंडक्ट करवा रहे थे, इजीली करवा रहे थे, कुछ टाइम के लिए आते हैं फिर ये गायब हो जाते हैं, और जब मामला ठंडा हो जाता है उसके बाद ये आ जाते हैं, अपने बड़े बड़े घर बंगले यहाँ भी ये बना लेते हैं, इतने पैसे कर लेते हैं, और किसी भी एक कैंडिडेट की या उसकी जो कि सपने लेके आता है, जो कि अपना समय यहाँ पे देता है, पैसा यहाँ पे देता है, उसकी ज़िंदगी जो है यहाँ पे ख़राब हो जाती है सिर्फ एक पेपर लीक की वजह से, सिर्फ एक चीटिंग की वजह से। एक चीज़ आपने सुनी होगी कि उस सेंटर में जो है टॉपर निकले थे, उस सेंटर में ऐसा हुआ था, या उस सेंटर में मेनली हम जब एग्ज़ाम देते हैं कोई भी, तो हमें कहीं ना कोई सस्पेक्टेड ऐसा सेंटर समझ में आता है या बातों में आता है कि हाँ उस सेंटर में ऐसा हुआ था। तो यहाँ पर अगर यहाँ पे जो दोषी पाए जाते हैं सेंटर, यहाँ पे इनके खिलाफ शिकायत होती है और दोषी पाए जाते हैं, तो 4 साल के लिए ऐसे सेंटर जो है ब्लैक लिस्ट कर दिए जाएंगे। ऐसे अपराध की गतिविधियों में पाए जाने से जो संस्थान होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वह सीज कर दी जाएगी, जब्त कर दी जाएगी और कुर्क कर दी जाएगी कोर्ट के द्वारा। साथ ही इस तरह की गतिविधियों में अपराध की जो जांच है वह सीबीआई की जांच सीबीआई के द्वारा करवाई जाएगी, सीबीआई जांच यहाँ पे बताई गई है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा सजा, जुर्माना और अन्य जो जितने भी गतिविधियां होती है, पॉइंट टू पॉइंट उन गतिविधियों को देखते हुए शामिल हो अगर कोई है, तो अगर इसको कर रहा है छोटे स्तर पे, बड़े स्तर पे, लेकिन अपराध अपराध होता है। यहाँ पर हर एक चीज़ को अच्छे से डिस्क्राइब इस कानून के तहत किया गया है। तो ये था एक वीडियो रिगार्डिंग जो पेपर होते हैं, लीक होते हैं, आंसर्स लीक होते हैं, उन पे बने एक कानून के ऊपर। अब इस कानून के ऊपर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि यह कानून आने के बाद में यहाँ पर पेपर लीक की जो ये चीज़ें हो रही है उसमें कमी आएगी? और अगर इसमें दोषी पाए गए लोग हैं, क्या उनको सज़ा मिलेगी? क्या वह कोर्ट तक जाएंगे, जेल तक जाएंगे? क्या वह जुर्माना भरेंगे? क्या उनकी चीज़ें जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है वह कुर्क होगी, जब्त होगी? अगर होगी तभी हम जो है उस चीज़ पे मानेंगे कि हाँ यह जो कानून है वाकई में सिर्फ लिखित में ठोस मजबूत नहीं है, प्रैक्टिकल में भी ठोस और मजबूत है। आपका इस पे क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।